तो आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, उसका शीर्षक है डिजिटल होराइजन्स द ऑनलाइन अर्निंग ब्लूप्रिंट। और हमारा आज का जो मुख्य लक्ष्य है वो इस विषय का बहुत ही गहराई से विश्लेषण करना है। मतलब इंटरनेट से होने वाली आय की इस योजना के पीछे जो असली तंत्र छिपा है ना, हमें उसे समझना है। हाँ, बिल्कुल। और ये एक ऐसा विषय है जो आजकल हर जगह छाया हुआ है। हर कोई ऑनलाइन कमाई की बात कर रहा है। एकदम सही कहा। हम्म। तो चलिए इस विचार की परतों को थोड़ा खोलकर समझते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी भौतिक निर्माण या कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं ना, तो दिमाग में ईंट, सीमेंट और लोहे का एक बेहद स्पष्ट चित्र उभर कर आता है। एक बहुत ही ठोस चित्र। हाँ, मतलब अगर कोई मकान खड़ा करना है तो एक निश्चित प्रक्रिया होती है। पहले जमीन नापी जाती है, फिर नींव रखी जाती है और सब कुछ एकदम ठोस होता है। निर्माण से जुड़ी हर एक चीज का एक भौतिक वजूद होता है जिसे हम छू सकते हैं। सब कुछ बहुत तार्किक लगता है ना। बिल्कुल। और वो जो भौतिक स्पष्टता होती है ना, वो इंसान को एक तरह का मानसिक सुकून देती है। वहाँ चीजें या तो काम कर रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं। एक दीवार या तो सीधी है या टेढ़ी है, इसमें कोई बीच का रास्ता नहीं होता। सही बात है, एकदम नाप तौल कर। हाँ, लेकिन जैसे ही हम इस ठोस दुनिया से बाहर निकलकर इंटरनेट की दुनिया में कदम रखते हैं ना, वो सारी ईंटें, वो नापने वाले फीते और वो जो स्पष्ट सीमाएं थीं, मेरा मतलब है वो सब अचानक गायब हो जाती हैं। एक ऐसा परिदृश्य सामने आ जाता है जो बहुत ही धुंधला है। अथाह है, कोई किनारे नहीं दिखते। बिल्कुल कोई किनारे ही नहीं है वहाँ। और मुझे लगता है कि यहीं पर सबसे बड़ी उलझन शुरू हो जाती है, क्योंकि ऑनलाइन कमाई मतलब ये एक ऐसा विषय है जो आज हर डिजिटल मंच पर छाया हुआ है। लोग बस इसी के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, हर तरफ बस यही शोर है। तो जब कोई इंसान इस असीमित और धुंधली दुनिया में बिना किसी स्पष्ट योजना के उतरता है ना, तो बहुत जल्दी भटक सकता है। इसीलिए इस स्रोत में ये जो शब्द इस्तेमाल हुआ है ब्लूप्रिंट, ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। ये सच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है यहाँ। है ना? तो मैं ये सोच रहा था कि क्या ऑनलाइन कमाई का ये ब्लूप्रिंट किसी विशाल इमारत के नक्शे की तरह है? क्योंकि बिना नक्शे के केवल ईंटों को एक के ऊपर एक रखने से तो इमारत आखिरकार गिरी जाएगी। ये तुलना बहुत ही सटीक है। इस ब्लूप्रिंट की अवधारणा को गहराई से समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि इंटरनेट पर लोग आम तौर पर काम कैसे करते हैं। जब लोग बिना किसी ब्लूप्रिंट के इंटरनेट पर कुछ करने की कोशिश करते हैं ना, तो वे अक्सर बस ट्रेंड्स के पीछे भागते रहते हैं। हाँ हाँ, आज ये वीडियो वायरल हो गया तो ये बना लो, कल वो कर लो। बिल्कुल। वे हर दिन एक नई चीज आजमाते हैं, एल्गोरिथम के गुलाम बन जाते हैं और अंततः थक हार कर बैठ जाते हैं। तो यहाँ ब्लूप्रिंट का अर्थ है उस पूरी अव्यवस्था और शोर के बीच एक रणनीतिक ढांचा तैयार करना। मतलब एक सिस्टम बनाना। हाँ, ये केवल यह तय करने के बारे में नहीं है कि आज सुबह उठकर क्या करना है, बल्कि ये एक ऐसी प्रणाली या सिस्टम बनाने के बारे में है जो लगातार आपके लिए काम करती रहे। अच्छा, अगर मैं इसे एक और उदाहरण से समझूं, तो बिना ब्लूप्रिंट के काम करना कुछ ऐसा है जैसे रोजाना नदी से बाल्टी भर भर कर घर तक पानी लाना। बिल्कुल। मतलब जब तक आप बाल्टी ढो रहे हैं तब तक आपको पानी मिल रहा है। जिस दिन आप बीमार पड़ गए या आपने रुकने का फैसला किया, पानी आना उसी दिन बंद हो जाएगा। एकदम सही। और ये बहुत थका देने वाला भी है। हाँ, तो ये जो ब्लूप्रिंट है, ये दरअसल उस नदी से घर तक एक पाइपलाइन बिछाने का नक्शा है। पाइपलाइन बिछाने में शुरुआत में बहुत मेहनत लगती है, समय भी लगता है, लेकिन एक बार जब वो बन जाती है ना, तो फिर वो प्रणाली खुद ब खुद काम करने लगती है। अरे वाह, ये पाइपलाइन वाली बात इस स्रोत के मूल विचार को बिल्कुल सही ढंग से पकड़ती है। डिजिटल दुनिया में इसी चीज को लेवरेज या उत्तोलन कहा जाता है। लेवरेज? इस पर थोड़ा और प्रकाश डालिए। तो देखिए, एक जो सामान्य भौतिक नौकरी होती है, उसमें 1 घंटे के काम के बदले 1 घंटे का पैसा मिलता है। ये एक बहुत ही रेखीय या कहें तो लीनियर संबंध है समय और पैसे के बीच। हाँ, 8 घंटे काम किया तो 8 घंटे की पगार मिली। बिल्कुल। लेकिन एक डिजिटल ब्लूप्रिंट इस लीनियर संबंध को पूरी तरह से तोड़ देता है। यहाँ आप एक बार कोई डिजिटल संपत्ति बनाते हैं, चाहे वो कोई लेख हो, कोई सॉफ्टवेयर टूल हो या कोई वीडियो कोर्स हो, और फिर उसे अनंत बार बिना किसी अतिरिक्त लागत के वितरित किया जा सकता है। मतलब उसे बनाने की लागत एक ही बार आई, लेकिन वितरण की लागत लगभग 0 है। एकदम सही। और ब्लूप्रिंट इसी लेवरेज को स्थापित करने की पूरी वास्तुकला है। समझ गया। मतलब ये केवल इंटरनेट पर शुरुआत करने का कोई ट्यूटोरियल नहीं है,
बल्कि डिजिटल संपत्तियों का एक ऐसा नेटवर्क बनाने का तरीका है जो समय के साथ खुद को लगातार बढ़ाता रहे। हाँ, ये सक्रिय श्रम से हटकर संपत्ति निर्माण की ओर जाने का रास्ता है। तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये कोई रातों रात अमीर बनने की जादुई तरकीब नहीं है। ये तो एक तरह की इंजीनियरिंग है। इसमें ट्रैफिक, रूपांतरण या कन्वर्जन और मूल्य वितरण जैसे अलग-अलग हिस्से होते हैं, जिन्हें एक साथ जोड़कर एक मशीन बनाई जाती है। और मजे की बात यह है कि यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे ब्लूप्रिंट को एक शॉर्टकट मान लेते हैं। हाँ, सोचते हैं कि कोई सीक्रेट ट्रिक मिल जाएगी। बिल्कुल, जबकि वास्तव में एक सच्चा ब्लूप्रिंट ये बताता है कि किन बुनियादी चीजों पर ध्यान केंद्रित करना है और सबसे जरूरी बात, किन फालतू चीजों को पूरी तरह से नजरअंदाज करना है। शोर के बीच सिग्नल को पहचानना। हाँ, डिजिटल दुनिया में आज जानकारी की कोई कमी नहीं है। कमी है तो बस उस जानकारी को एक सही क्रम में लगाकर उससे कोई ठोस परिणाम निकालने की क्षमता की। लेकिन एक मिनट, मुझे यहाँ ना एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। अच्छा, वो क्या? देखिए, हम ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं, जो भौतिक दुनिया में एक बहुत ही ठोस, निश्चित और स्थिर चीज होती है। एक बार नक्शा बन गया तो वो रोज रोज बदलता नहीं है। लेकिन जब हम इस स्रोत के नाम का पहला हिस्सा देखते हैं, डिजिटल होराइजन्स, यानी डिजिटल क्षितिज। अब एक क्षितिज या होराइजन की प्रकृति क्या होती है? ये एक ऐसा बिंदु है जो हमेशा दूर खिसकता रहता है। कोई कितना भी तेज दौड़ ले, वो कभी क्षितिज को छू ही नहीं सकता। ये बात तो है, क्षितिज हमेशा आगे बढ़ता रहता है। और तकनीक भी तो हर दिन बदल रही है ना। कल जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत लोकप्रिय था, वो आज अचानक गायब हो जाता है। तो अगर डिजिटल दुनिया का क्षितिज लगातार बदलता रहता है, तो इस हमेशा बदलने वाली अस्थिर चीज के लिए कोई एक स्थिर ब्लूप्रिंट काम कैसे कर सकता है? क्या वो ब्लूप्रिंट कुछ ही दिनों में बेकार नहीं हो जाएगा? ये बहुत ही शानदार सवाल है, और सच कहूं तो ये सवाल हमें इस पूरी चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर ले जाता है। तो इसे कैसे समझेंगे हम? देखिए, अगर कोई ब्लूप्रिंट बहुत ज्यादा कठोर है, मतलब अगर वो केवल छोटी-मोटी रणनीतियों या टैक्टिक्स पर आधारित है, जैसे कि किसी ने बता दिया कि इस विशेष ऐप पर सुबह 10 बजे ये वाला बटन दबाएं, तो हाँ, वो ब्लूप्रिंट कुछ ही महीनों में पुराना और बेकार हो जाएगा। क्योंकि वो ऐप ही शायद बदल जाए। बिल्कुल, क्योंकि डिजिटल खितिश पर तकनीकें और प्लेटफॉर्म्स तो लहरों की तरह बस आते और जाते रहते हैं। लेकिन जब हम डिजिटल होराइजन्स के संदर्भ में एक असली ब्लूप्रिंट की बात करते हैं, तो वो उन चीजों पर आधारित होता है जो कभी नहीं बदलती। तो वे कौन सी चीजें हैं जो इस तेजी से बदलते डिजिटल परिदृश्य में भी स्थिर रहती हैं? वे हैं हमारे बुनियादी मानवीय सिद्धांत। मानव मनोविज्ञान? हाँ, मानव मनोविज्ञान कभी नहीं बदलता। लोगों की समस्याएं सुलझाने की जो जरूरत है, वो कभी खत्म नहीं होती। विश्वास और प्रामाणिकता का जो महत्व है, वो किसी भी तकनीक के आने से कम नहीं होता। ये बहुत गहरी बात है। तो एक प्रभावी डिजिटल ब्लूप्रिंट इन्हीं अडिग सिद्धांतों के इर्द गिर्द बनाया जाता है। उदाहरण के लिए, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का माध्यम टेक्स्ट से बदलकर वीडियो हो सकता है, और कल को शायद वीडियो से बदलकर वर्चुअल रियलिटी हो जाए। हाँ, माध्यम तो क्षितिज के साथ बदलता रहेगा। सही कहा, ये बदलता हुआ क्षितिज है, लेकिन एक इंसान द्वारा दूसरे इंसान की किसी समस्या का समाधान करना और उसके बदले में कुछ मूल्य प्राप्त करना, ये वो बुनियादी ढांचा है जो हमेशा हर युग में काम करेगा। अच्छा, अब मैं समझ रहा हूँ। यानी ये एक ऐसा नक्शा है जो आपको बंधे बंधाए रास्ते नहीं बताता, बल्कि एक सही दिशा देता है। एकदम सही। एकदम। अगर सामने अचानक कोई नई तकनीक रूपी पहाड़ आ भी जाए, तो ये ब्लूप्रिंट उस पहाड़ से टकराकर टूटने ही बजाय उसके इर्द गिर्द कोई नया रास्ता बनाने का लचीलापन देता है। बिल्कुल। और क्षितिज का विस्तार केवल दूरियों का बढ़ना नहीं है, बल्कि ये उन नई संभावनाओं का जन्म लेना है जो शायद पहले मौजूद ही नहीं थी। जैसे जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुख्यधारा में आया, तो उसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, एआई ने तो पूरी दुनिया ही बदल दी। लेकिन उसने पुराने असली ब्लूप्रिंट्स को नष्ट नहीं किया, बल्कि उसने एक पूरी तरह से नया क्षितिज खोल दिया, जहां काम को और भी अधिक लेवरेज किया जा सकता है। और यही लचीलापन किसी भी डिजिटल निर्माता को लंबे समय तक प्रासंगिक बनाए रखता है। जब हम क्षितिज शब्द सुनते हैं ना, तो हमें अक्सर लगता है कि हमें बस दौड़कर वहां पहुंचना है, एक मंजिल की तरह। हाँ, लेकिन डिजिटल अर्थव्यवस्था में क्षितिज वो जगह है जहां असल में नवाचार या इनोवेशन होता है। जो व्यक्ति अपने ब्लूप्रिंट को इस तरह से डिजाइन करता है कि वो इन नए बदलावों को आसानी से अपने भीतर समाहित कर सके, वही इस मैदान में लंबे समय तक टिकता है। तो ये कोई एक बार करने वाला काम नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
आपको हर दिन, हर हफ्ते अपने सिस्टम को थोड़ा और बेहतर, थोड़ा और प्रासंगिक बनाना होता है। तो इस बदलते क्षितिज पर इस लचीले ब्लूप्रिंट का जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या है? क्योंकि अंततः इस स्रोत का मुख्य विषय धन या मूल्य का निर्माण करना है, यानी ऑनलाइन अर्निंग। सही कहा। हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि ये पूरी गहन चर्चा इसी लक्ष्य के इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन हमने अभी जो पाइपलाइन और लेवरेज की बात की ना, उसे देखते हुए ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि ऑनलाइन कमाई सिर्फ इंटरनेट पर कोई नौकरी खोजने या थोड़ा बहुत फ्रीलांस काम करने तक सीमित नहीं है। हाँ, ऑनलाइन अर्निंग का असली अर्थ इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये वास्तव में डिजिटल अर्थव्यवस्था में मूल्य यानी वैल्यू बनाने की प्रक्रिया है। वैल्यू बनाना, ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसका व्यवहारिक मतलब क्या है? मतलब ये है कि इंटरनेट पर सिर्फ अपना समय बिताना एक बात है, लेकिन उस समय का इस्तेमाल करके कुछ ठोस अर्जित करना बिल्कुल अलग बात है। ये पूरा का पूरा बदलाव है, एक उपभोक्ता यानी कंज्यूमर से एक निर्माता यानी क्रिएटर बनने का। अरे वाह, ये उपभोक्ता और निर्माता वाला पहलू बहुत ही दिलचस्प है ना? हाँ, आज के समय में इंटरनेट पर अरबों लोग मौजूद हैं। वे रोजाना कई कई घंटे बस स्क्रीन स्क्रॉल करते हैं, मीम्स देखते हैं, वीडियो देखते हैं और अथाह जानकारी की खपत करते हैं। बिना कुछ सोचे समझे। बिल्कुल। लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग उस पूरे डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में अपना समय केवल खर्च कर रहे हैं, वो उस समय का निवेश नहीं कर रहे हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। अब कोई व्यक्ति केवल जानकारी की खपत करता है ना, तो वो उस बड़े सिस्टम का बस एक निष्क्रिय हिस्सा बनकर रह जाता है, एक पैसिव यूजर। हाँ, लेकिन ये ब्लूप्रिंट इस बात पर जोर देता है कि कैसे कोई भी इंसान सक्रिय रूप से उस सिस्टम में कुछ ऐसा जोड़ सकता है जो बाकी लोगों के लिए उपयोगी हो। कुछ नया क्रिएट करना। बिल्कुल। मान लीजिए कि इंटरनेट पर किसी विशेष विषय को लेकर बहुत सी बिखरी हुई और जटिल जानकारी मौजूद है, जो कि अक्सर होता ही है। हाँ, अब अगर कोई व्यक्ति उस सारी जानकारी को पढ़कर, समझकर उसे एक बहुत ही आसान और सुपाच्य रूप में प्रस्तुत करता है, तो वो अनजाने में ही बहुत से लोगों के घंटों का समय बचाता है। उसने बिखरी हुई चीजों को एक जगह ला दिया। हाँ, और उसने उस समय की बचत के रूप में एक वैल्यू का सृजन किया है। और डिजिटल अर्थव्यवस्था का ये नियम है कि जो भी मूल्य का सृजन करता है उसे उसका प्रतिफल या इनाम मिलना तय है। क्योंकि भौतिक दुनिया में बहुत सी चीजें हमें एक शून्य योग खेल या जीरो सम गेम की तरह लगती हैं। जीरो सम गेम मतलब जहां एक का फायदा दूसरे का नुकसान हो। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए जमीन का एक ही टुकड़ा है, अब अगर वो मुझे मिल गया तो वो किसी और को नहीं मिल सकता। हाँ, भौतिक चीजें तो सीमित हैं। सही बात है। नौकरियां भी सीमित होती हैं एक कंपनी में। लेकिन जब हम इस डिजिटल क्षितिज की बात करते हैं ना, तो यहाँ ऐसा कोई जीरो सम गेम नहीं है। अगर ये क्षितिज सच में असीमित है, तो मूल्य सृजन की जो संभावना है वो भी असीमित ही होनी चाहिए। बिल्कुल असीमित है। मतलब एक सॉफ्टवेयर या एक डिजिटल उत्पाद को एक ही समय में दुनिया के लाखों लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे किसी दूसरे इंसान के लिए उस उत्पाद में कोई कमी नहीं आती। और यही वो कारण है जो डिजिटल कमाई के इस पूरे कंसेप्ट को इतना शक्तिशाली बना देता है। ये एक पॉजिटिव सम गेम है जहां सबका फायदा हो सकता है। हाँ, जब एक व्यक्ति डिजिटल दुनिया में कोई समस्या सुलझाता है ना, तो वो जाने अनजाने में दूसरों के लिए भी नए अवसर पैदा कर रहा होता है। चेन रिएक्शन की तरह। बिल्कुल। तो ये ब्लूप्रिंट दरअसल यह समझने का एक उपकरण है कि इस असीमित दुनिया में अपने हिस्से का मूल्य कैसे पहचाना जाए और उसे समय के साथ कैसे बढ़ाया जाए। मतलब ये सिर्फ टूल्स के बारे में नहीं है। नहीं, ये मानसिकता में पूरी तरह से एक बदलाव की मांग करता है। आपको इंटरनेट को सिर्फ एक मनोरंजन पार्क के रूप में देखने के बजाय उसे एक वैश्विक कार्यशाला के रूप में देखना शुरू करना होगा। एक वैश्विक कार्यशाला। हाँ, ये तुलना बहुत ही सटीक बैठती है ना? हाँ, क्योंकि कार्यशाला में आप अपने औजार लेकर जाते हैं, कुछ नया बनाते हैं और फिर उसे पूरी दुनिया के सामने पेश करते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम डिजिटल होराइजन्स द ऑनलाइन अर्निंग ब्लूप्रिंट को समग्र रूप से देखें, तो ये केवल कुछ तरीके या ट्रिक्स का कोई संकलन नहीं है। ये इस बात का एक पूरा दर्शन है कि कैसे एक व्यक्ति उस असीमित डिजिटल अव्यवस्था में अपना खुद का एक व्यवस्थित ढांचा खड़ा कर सकता है। हाँ, अपना खुद का एक सिस्टम। और ये समझने के बारे में है कि कैसे अपनी ऊर्जा को हर दिन बाल्टियां ढोने से हटाकर एक ऐसी मजबूत पाइपलाइन बनाने में लगाया जाए जो समय के साथ खुद ब खुद मूल्य पैदा करती रहे। और साथ ही ये भी कि कैसे उस ढांचे को इतना लचीला रखा जाए कि वो लगातार खिसकते हुए क्षितिज के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। क्योंकि क्षितिज तो रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल नहीं।
देखिए, बिना ब्लूप्रिंट के किसी के पास चाहे कितनी भी अच्छी तकनीकी समझ क्यों ना हो, वो केवल एक बिखरी हुई ऊर्जा है। दिशाहीन ऊर्जा। हाँ, ब्लूप्रिंट उस ऊर्जा को एक केंद्रित दिशा दे देता है। वो एक इंसान को उपभोक्ता मानसिकता से बाहर निकालकर एक सशक्त निर्माता मानसिकता में स्थापित कर देता है। सही कहा। जो भी व्यक्ति इस वास्तुकला को गहराई से समझ लेता है ना, उसके लिए इंटरनेट की जो डरावनी अव्यवस्था है, वो अचानक से एक बहुत बड़े और सुनहरे अवसर में बदल जाती है। तो इस पूरे गहराई से किए गए विश्लेषण का सबसे बड़ा निष्कर्ष तो यही निकलता है कि डिजिटल दुनिया में बैठकर किस्मत का इंतजार करने की बजाय अपनी खुद की वास्तुकला का निर्माण करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। किस्मत से ज्यादा सिस्टम पर भरोसा। बिल्कुल। यह स्रोत एक बहुत ही स्पष्ट दिशा प्रदान करता है कि मूल्य कैसे बनाया जाए, उसे लेवरेज कैसे किया जाए और सबसे जरूरी बात, बदलते समय के साथ उसे प्रासंगिक कैसे रखा जाए। हाँ, ये केवल सैद्धांतिक ज्ञान और उस ज्ञान को जमीन पर लागू करने के बीच का एक बहुत ही मजबूत पुल है। यह सचमुच में आंखें खोलने वाला है। हमने इस विचार को जिस तरह से परतों में खोला है ना, उससे डिजिटल परिदृश्य में काम करने के तरीके को लेकर बहुत सी चीजें एकदम स्पष्ट हो गई हैं। हमने ये तो समझ लिया कि कैसे एक ब्लूप्रिंट अव्यवस्था को एक सुंदर व्यवस्था में बदल देता है। लेकिन इस गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले मुझे लगता है कि एक ऐसा विचार छोड़ना बहुत जरूरी है जो हमें थोड़ा और गहराई में सोचने पर मजबूर कर दे। अच्छा, कोई नया सवाल? हाँ, एक ऐसी बात जिस पर अभी तक हमने सीधे तौर पर चर्चा नहीं की है, लेकिन जो इस पूरी अवधारणा के बिल्कुल मूल से जुड़ी हुई है। बताइए। ऐसे दार्शनिक प्रश्न ही तो असली चिंतन को जन्म देते हैं ना। तो विचार करने वाली बात यह है कि कल्पना कीजिए कि एक दिन ऐसा आता है जब इंटरनेट पर मौजूद हर एक इंसान के पास ये ऑनलाइन अर्निंग ब्लूप्रिंट आ जाए। सारे 8 अरब लोग? हाँ, हर कोई इस वास्तुकला को समझ जाए, हर कोई बाल्टी और ढोना छोड़कर अपनी अपनी पाइपलाइन बिछाने लगे। ये तो एक बहुत ही अलग नजारा होगा। बिल्कुल। सोचिए, अगर हर कोई केवल उपभोक्ता रहने के बजाय एक निर्माता बन जाए और अपना अपना मूल्य सृजन करने लगे, तो क्या उस स्थिति में वो जो असीमित लगने वाला डिजिटल क्षितिज है, वो अचानक छोटा और भीड़भाड़ वाला महसूस होने लगेगा? ये सच में एक बहुत ही गहरा सवाल है ना? क्या इस स्थान में भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि उस मूल्य का महत्व ही कम हो जाएगा? या फिर इंटरनेट की ये दुनिया और मानवीय कल्पना इतनी ज्यादा विशाल है कि जब भी कोई नया व्यक्ति निर्माता बनता है तो वो केवल पहले से मौजूद हिस्से को नहीं बांटता, बल्कि वो पूरे परिदृश्य को ही और भी बड़ा कर देता है। पाई का आकार ही बड़ा हो जाता है। बिल्कुल। क्या इसमें हर एक नए ब्लूप्रिंट के लिए अनगिनत नई संभावनाएं हमेशा जन्म लेती रहेंगी? क्या ये क्षितिज कभी खत्म हो सकता है? ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या डिजिटल अर्थव्यवस्था की कोई अंतिम सीमा भी है, या फिर ये हमारे ब्रह्मांड की तरह ही बस लगातार फैलती ही जा रही है और फैलती ही जाएगी। और मुझे लगता है कि यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसके साथ हम अपनी आज की इस चर्चा को विराम देंगे। बिल्कुल, ये एक बहुत ही अच्छा बिंदु है रुकने के लिए। तो अगली बार जब भी कोई व्यक्ति अपने फोन या लैपटॉप की स्क्रीन को देखेगा ना, तो वह खुद से ये सवाल जरूर पूछ सकता है कि वो उस अनंत क्षितिज के किस तरफ खड़ा है। क्या वो बस किनारे पर खड़ा एक दर्शक है जो केवल दूसरों की बनाई चीजों की खपत कर रहा है, या वो उस क्षितिज की ओर अपना खुद का रास्ता बनाने वाला एक वास्तुकार है जिसके हाथ में उसका अपना ब्लूप्रिंट है? इस विषय की गहराई से विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस विचार पर गौर करते रहिएगा।